Good morning, sir. Good morning, all. Am I audible? मेरी आवाज़ आ रही है? सर आप बता सकते हैं एम आई ऑडिबल मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है क्लियर। जी। मैम आज आपकी पहली क्लास है? हाँ सर, पल्लवी है। इसका फर्स्ट क्लास ही है आज। अच्छा अच्छा। पल्लवी एंशियंट और मिडिवल सर कंप्लीट करा चुके हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, और लगभग जो टाइम लाइन से हम करते हैं एनसीएम सीडीएम, ये सब चीजें हो चुकी है ना। लास्ट के 2-3 क्लास है जिसमें वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स और इंडिपेंडेंस के थ्रू जो रहेंगी वो होगी। तो अभी आप कर लो 1-2 क्लास जो भी है, उसके बाद सर जो भी है रिकॉर्ड तो करते ही है लेक्चर्स। वही ऐप के ऊपर आपको सीक्वेंस मिल जाएंगे, है ना। नोट्स है एंशिएंट इंडिया की एक फाइल, एक मेडिवल की, एक मॉडर्न की बना के भेज देगी, वो तो नोट्स हो जाएंगे। और एंशिएंट इंडिया के 5 लेक्चर है जिसमें एनसीईआरटी कवर है, और मेडिवल के 5 लेक्चर है, और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ 10 या 11 लेक्चर होंगे। तो ऐसे कुछ 20-21 लेक्चर में हिस्ट्री खत्म है ना। फिर अभी आप ये देख लो, उसके बाद फिर आप ऐप के बाकी लेक्चर देख लेना। चलिए तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताऊँ आज आपकी पहली क्लास है, तो चीज़ें काफ़ी नई पता लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक तरह से 80-85% चीज़ें मैंने अभी तक ख़त्म करवा दिया है। इसी के साथ ही साथ हाँ, इसी के साथ ही साथ मैं क्या करवाऊँगा, आज और कल की क्लास में जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री है उसको मैं ख़त्म करवा दूँगा। और वो किस हिसाब से चल रही हैं चीज़ें आज की क्लास में आज के क्लास के बाद आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। तो चलिए चीज़ों की अब शुरुआत करते हैं। कोई अगर डाउट होगा, बीच में अगर कोई डाउट होगा तो आप माइक तुरंत ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत या फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, तो लास्ट याद होगा, पुराने स्टूडेंट्स भी मेरे साथ धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो लास्ट मैंने इन लोगों को कलकत्ता सेशन के बारे में बताया था, जो कलकत्ता सेशन का या फिर कैलकटा सेशन का 1928 में चीज़ें हुई थी। वहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को एक तरह से कह सकते हैं मंजूरी मिली थी। नेहरू रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड एट दिस सेशन। इसी के साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कि जब वो उभर करके आए थे एज अ लीडर, तो वो काफ़ी यंग हुआ करते थे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के जो पिता हुआ करते थे वो आपके कई हमारे जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, या फिर एक टीम कह सकते हैं, या फिर कोई भी ग्रुप कह सकते हैं, उनके फाउंडर हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है, किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। अभी के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आराम आराम से समझते जाइएगा, जहाँ दिक्कत होगा पूछते जाइएगा, और बाकी सर आपके साथ हैं ही, और वो सारी जितने लेक्चर से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मैंने गांधी जी की एंट्री करवाई थी हमारे इंडिया में, किस हिसाब से वो आए थे, अलग अलग मूवमेंट्स पर वो अपना रोल निभा करके चीज़ें आगे चली थी। अब 1921 में उनको जेल भेजा गया था 6 साल के लिए, फिर वो 1927 में हमारे जेल से फिर रिहा होकर के आए थे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमारी आज की जो क्लास होने वाली है शुरुआत दोस्तों, वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से शुरुआत करने वाला हूँ मैं। इसमें क्या देखा जाता था कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉल्ट को एक नेशनल या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल थीम दिया गया था।
ज़रा याद रखिएगा दोस्तों, नेशनल या सेंट्रल थीम का मतलब क्या है, हर कोई, चाहे इंडिया का कोई सा भी प्रोविंसेस हो, कोई सा भी स्टेट हो, वहाँ पर लोग सॉल्ट के ही नाम पर लड़ाई करेंगे। क्योंकि नमक का जो कर हुआ करता था या फिर सॉल्ट का जो टैक्स हुआ करता था दोस्तों, लोग इसको देने से मना करते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो ज़बरदस्ती टैक्स मांगा करते थे। अब ज़रा मैं आगे बढ़ूँ तो हमारी चीज़ें कुछ इस तरह से चलती हैं दोस्तों। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की मैं बातें करूं या फिर सीडीएम की बातें करूं, उसको हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब ये सवाल तो खैर यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रा ध्यान से एक बात बता दूं, ये सवाल आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हुआ था क्या, हमारा आप कह सकते हैं 12 मार्च के आसपास, जो हमारा 12 मार्च जो टाइमलाइन की बातें हो रही हैं वो 1930s की मैं बातें कर रहा हूँ। याद रखिएगा एक चीज़, आपको आज पहली पहली बार आप आए हैं तो मैं आप मेरा ये फ़र्ज़ बनता है चीज़ें आपको थोड़ा सा बता देना। इतनी क्लासेस में मैंने क्या किया है, जो हमारा ब्रिटिशर्स का जो टाइम हुआ करता था या फिर 1498 जब वास्को डी गामा पहली बार हमारे भारत देश में पहली बार आया था, उससे लेकर के आज तक की बातें 1930s तक की बातें मैंने इन क्लासेस में बताई हैं। कैसे बताई हैं, क्या मतलब आपको एक पूरा आइडिया ही आप लेकर के जाइएगा, और ये चीज़ें जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं सीडीएम की बातें करता हूँ, और उसी के साथ एक लास्ट बात और मैं कहूँगा, कोई सा भी डाउट होगा ना तो लास्ट क्लास के मतलब आप कह सकते हैं क्लास के लास्ट टाइम में 5-10 मिनट में मैं डाउट सेशन कंडक्ट करवाता हूँ, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो अभी मैं डांडी मार्च के बारे में मैं बातें कर रहा था। लोगों ने डांडी मार्च की शुरुआत करी थी, और ये हमारे सीडीएम के ही अंतर्गत आता है दोस्तों। सीडीएम से आप क्या समझते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है दोस्तों, हम आज के बाद सरकार को फॉलो नहीं करेंगे। पहले हम सरकार के ओबीडियंट हुआ करते थे। ओबीडियंट कहने का मतलब हम आज्ञाकारी हुआ करते थे। आज के बाद हम सरकार को नहीं, आप कह सकते हैं उनके निर्देशों का पालन करेंगे। तो डांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 से लेकर के जो आप डेट आता है वो 6 अप्रैल 1930 तक आता है। ये डेट और टाइम कैसे याद रखना है, कैसे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, वो बस आप अभी के लिए क्या करिए, फ़िलहाल लिखते जाइए। चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको याद करना है, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली डेट याद हो जाती हैं। और मेरी क्लास को आप बार बार देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा नोट्स को, तो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। हुआ था क्या, सॉल्ट सत्याग्रह बिगिन विद द डांडी मार्च। अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। उसी के साथ ही कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ सीडीएम, यानी कि जो पहला फेज़ हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का होता है, ये हमारा पहला फेज़ हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था कि जो गांधी जी हुआ करते थे, उन्होंने ही ये जो मार्च था उसको लीड किया था। और उसको लीड करने के बाद में हुआ क्या दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो शुरुआत करी थी वो साबरमती आश्रम से करी थी दोस्तों। और साबरमती आश्रम के बारे में मैं बताऊं तो गांधी जी हमारे इंडिया जब आए थे तो इन्होंने इसी आश्रम में अपना जो जीवन है वो बिताया था। इसी दौरान उनको गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे, जो कि पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के कहलाते हैं। उसी के बाद ही हुआ क्या दोस्तों कि जो हमारा कह सकते हैं कि एक डांडी एक जगह है, एक विलेज है, वो हमारा एक ओशन है उसके ही पास में बसा हुआ है। एक कह सकते हैं कि सी कोस्ट के पास ये जगह बसा हुआ है। तो ये जो मार्च हुआ करता था ये टू साबरमती आश्रम टू द विलेज डांडी हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो यात्रा हुई थी या फिर जो लोग पैदल चल के गए थे वो जा कर के 6 अप्रैल 1930s में टूटा था। और वो कैसे हुआ था, ही रीच डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930 और ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय कलेक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम द बीच। दोस्तों याद रखिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होगा कि जो सी होता है, या फिर जो ज्योग्राफी में या फिर साइंस में पढ़ा होगा कि इसका पानी नमक होता है, ये इनसे नमक का प्रोडक्शन होता है। तो ये लोग बीच पर जा कर के वहाँ पर जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया था, और उसी के बाद ही अपना जो मार्च था इन्होंने यहाँ पर ख़त्म किया था। तो डांडी मार्च वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हुआ था क्या, ये मार्च जब शुरू हुआ दोस्तों तो पूरे कंट्री में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया। इम्पैक्ट कैसे आया ज़रा ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने कहा कि जो भी इंसान, आप कह सकते हैं हर एक इलाके से
उठ सकता है वो हमें ज्वाइन करिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। और अगर नहीं आ सकता है तो लोगों ने सोचा कि अगर नहीं जा सकते हैं तो हम अपने ही एरिया में लोकली चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले फेजेस की अगर मैं बातें करूं या फिर अगले प्लेसेस की बातें करूं तो कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। जैसे तमिलनाडु की बातें हो गई। तमिलनाडु में हमारे पास सी राजा गोपालाचारी आते हैं। आपने सुना होगा, ये काफ़ी फेमिलियर नाम है। इन्होंने चीज़ों की शुरुआत कराई थी और इन्होंने भी मार्च किया था दोस्तों। मार्च कहने का मतलब एक ग्रुप बना करके लोगों की रैलियां निकाली थी। अगर आज के डेट में अगर मैं चीज़ों की बातें करूं तो एक तरह से लोग चलते चलते रैली के जैसे चलते हैं। उन्होंने ऐसे अलग अलग जगह पे ये सारी चीज़ें देखी गई थी। और अभी फ़िलहाल बातें हो रही तमिलनाडु की। इसी के बाद ही अगर पूछा जाता है कि राजा सी राज गोपालाचारी ने जो अपना मार्च है वो कहाँ से कहाँ तक शुरुआत किया था, तो एक जगह है दोस्तों हमारा तंजौर का कोस्ट आता है। तंजौर का कोस्ट आता है और तंजौर के कोस्ट में भी अगर मैं पूछूं थोड़ा और डेप्थ में बताऊं दोस्तों तो एक जगह है जिसका नाम तिरुचिनापाली हुआ करता है। तिरुचिनापाली से लेकर के स्पेलिंग की बातें करूं THIRUCHINAPALLI तिरुचिनापाली हुआ करता है। यहाँ से चीज़ें शुरू हो करके गई थी और कहाँ तक गई थी, वो गई थी दोस्तों वेदारण्यम में। ये एक नाम का ही एक जगह का ही नाम है, VEDARANNIYAM। वेदारण्यम इस जगह का नाम है। तो ये जो मार्च हुआ था दोस्तों, ये तिरुचिरापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक ये चीज़ें दर्शाई गई थी और ये जगह हमारा तंजौर कोस्ट में के पास में बसा हुआ है। अगली बातें करूं, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमारे पास तमिलनाडु का आता है। दूसरा पॉइंट हमारा मालाबार का आता है। दोस्तों ज़रा याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट हमारा मालाबार का आता है। तो मालाबार में हमारे केलप्पम आते हैं। ये भी एक इंसान है और फेमिलियर नाम हो सकता था, लेकिन ये चीज़ें पहले कोई बताता नहीं है। लेकिन नई नई चीज़ों को बताना और आप लोगों के सामने लेकर के आना मेरा काम है दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो केलापम इसका नाम है, KELAPPAN। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने एक सत्याग्रह की शुरुआत करवाई थी और वो भी सॉल्ट मार्च ही हुआ करता था दोस्तों। सॉल्ट नेशनल थीम है, तो हर कोई अगर लड़ेगा तो हमारे सॉल्ट के लिए ही लड़ेगा, नमक के लिए ही लड़ेगा। ये हमारे जो सत्याग्रह इन्होंने किया था दोस्तों, मालाबार में किया था। इस सत्याग्रह को हम लोग वेलकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, VAILKOM, वेलकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें अगर रनिंग नोट्स के तौर पे बना रहे हैं तो लिखते जाइएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नोट्स में दे ही दूंगा। जहाँ छूट भी जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं चीज़ों को फिर से लेकर के आ सकता हूँ। तीसरे नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो हमारे सामने ओडिशा का आता है दोस्तों। ओडिशा काफ़ी फेमस हमारे एंशिएंट टाइम में हुआ करता था। मेडिवल टाइम में भी उसका हल्का जिक्र किया गया था। अब कैसे हुआ करता था, एंशिएंट और मेडिवल की क्लास ज़रूर देखिएगा, उसमें चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। ओडिशा के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो कुछ इस हिसाब से हमारा हुआ था दोस्तों। वहाँ पर जो इंसान उभर करके आए थे उनका नाम गोपाल बंधु चौधरी हुआ करता था। CHAUDHURI, ये हमारा चौधरी इसको पढ़ते हैं। ये अलग अलग नाम हुआ करता है दोस्तों, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हुआ करता है। तो गोपाल बंधु चौधरी हमारे उभर करके आए थे। इन्होंने बालासोर हो गया, उसी के साथ ही साथ कटक हो गया, इनमें मार्च ऑर्गेनाइज किया था दोस्तों। बालासोर BALASORE, CUTTACK, कटक हुआ करता है दोस्तों। इसी के साथ ही चौथे नंबर पर मैं अगर बातें करूं तो हमारा बिहार हुआ करता है दोस्तों। अब बिहार के बारे में क्या ही बताऊं दोस्तों, एंशिएंट का टाइम, मेडिवल का टाइम, मॉडर्न का टाइम, इवन आज का भी टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, बिहार में इस टाइम में क्या देखा जाता था कि जो एक टैक्स के तौर पे हमारे सामने जो चौकीदारी टैक्स होता है, तो जो चौकीदारों को जो टैक्स वगैरह देना पड़ता गया हो, तो ये नॉन चौकीदारी आप कह सकते हैं, नॉन चौकीदारी टैक्स वहाँ पर इम्पोज हो गया था। चौकीदारी CHOWKDARI, नॉन चौकीदारी टैक्स यहाँ पर हमारा इम्पोज हो गया था दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले जगह क्या हुआ। 5वें जगह पे हमारे सामने पेशावर आता है।
याद रखिएगा दोस्तों, पेशावर जगह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे इंडिया में है नहीं, लेकिन फिर भी एंशियंट टाइम में उसका जिक्र काफ़ी अच्छा दे रखा है। यहाँ पर हमारे आप कह सकते हैं बादशाह खान का नाम आता है दोस्तों। बादशाह खान के साथ ही साथ हमारे खान अब्दुल ABDUL खान अब्दुल गफ़र खान का नाम आता है दोस्तों। ये सब जो नाम है दोस्तों, फेमिलियर नाम लग रहे होंगे कि पहले ये सब कहाँ हुआ करते थे, ये सब अब कहाँ हो रहे हैं। अब चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जा रही होंगी, मैं ये पूरी आशा करता हूँ। तो पेशावर में हमारे सामने आप कह सकते हैं बादशाह खान का नाम आया था, खान अब्दुल गफ़र खान का नाम आया था। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन था या फिर एक मार्च के तौर पे चीज़ों को निकाला था, और जिसको हम लोग रेड शर्ट के नाम से जानते हैं। रेड शर्ट जो मार्च हमारा हुआ था, हमारा पेशावर में हुआ था, और किनके द्वारा करवाया गया था, मैंने नाम आप लोगों को बता दिया है। रेड शर्ट को हम लोग, ये तो उसका कह सकते हैं कि आसान बनाने के लिए जो नाम यूज़ किया गया है वो ये है, लेकिन ओरिजिनली इसको जो कहते थे, इसके साइंटिफिक नेम में जो पहले वहाँ का हुआ करता था, वो उसका नाम होता था खुदाई खिद मतगर्स, इसका नाम हुआ करता था। ये काफ़ी एक बड़ा नाम है और काफ़ी मुश्किल नाम है। स्पेलिंग है KHUDAIKHIDMATGARS। क्लियर है? एक बार फिर बताता हूँ दोस्तों, KHUDAIKHDMATGARS। ये जो प्रोनाउंसिएशन होगा खुदाई खिद मतगर्स होगा, और इसके नाम से ये जो रेड शर्ट है फेमस हमारे पेशावर में हुआ था दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगली जगह देखते हैं कि चीज़ें किस हिसाब से हमारे सामने हुई थी। छठे नंबर पर अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो हमारे सामने धरासन एक जगह है, DHARASANA, धरासन एक जगह है। यहाँ पर चीज़ें हुई थी, और यहाँ पर क्यों, कोई डाउट आ रहा है, माइक ऑन हुआ है तो तुरंत पूछिए, कोई छूट गया होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तो धरासन एक जगह है, बेसिकली कहा क्या जाता है, ये जगह इसी वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो कैंपेन हुआ करता था वो सरोजनी नायडू के द्वारा जो शुरुआत कराना मतलब आप कह सकते हैं कि कराया गया था। सरोजनी नायडू के द्वारा चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई थी, इस वजह से ये जगह काफ़ी फेमस है, और ये जो मूवमेंट है काफ़ी फेमस है। इसी के साथ ही 7वें नंबर पर मैं बताऊँ तो नागालैंड भी एक हमारा इस इलाके में आता है, जो कि ये इलाका काफ़ी ज़्यादा हम भूल चुके हैं हमारे इंडिया में। तो नागालैंड का जो क्षेत्र है, वहाँ से हमारी रानी, उनका जो नाम है रानी GHIDNILU, इसका नाम गेंडलू के नाम से प्रोनाउंसिएशन हुआ करता है। इन्होंने चीज़ों की शुरुआत कराई थी। स्पेलिंग फिर से बताता हूँ, GAIDNLIU। क्लियर है दोस्तों? तो ये रानी गेडन के नाम से फेमस है, और ये मान करके चलिए इनकी जो एज है दोस्तों, 13 साल में इन्होंने चीज़ों की शुरुआत कर दी थी। और इसके साथ इन्होंने क्या किया था दोस्तों, पहली बार उस इलाके में एक बैनर बनाया था, और वो जो बैनर था दोस्तों, वो हमारे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में हुआ करता था दोस्तों। 13 साल की एक बालिका, 13 साल की एक लड़की, आप कह सकते हैं कि लोगों को ये प्रेरणा दे रही है कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, चीज़ों को अच्छे से लेकर के नहीं जा रहे हैं, इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है, जिस वजह से ये चीज़ें उभर करके आ रही हैं। इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं दोस्तों, तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें चीज़ें ज़रा ध्यान से देखिएगा, किस तरह से गांधी जी ने हमारे गुजरात में ही चीज़ों की शुरुआत करी, लेकिन इंडिया के हर एक जगह पर ये देखा गया, चाहे तमिलनाडु की बातें हों, आंध्रा की बातें हों, मालाबार के, बिहार के, मतलब आप देख सकते हैं ये जितनी जगह मैंने आप लोगों को बताया, चीज़ें शुरू हो रही हैं यहाँ से, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर एक जगह पड़ रहा है। और ये जितने जगह हुआ करता था, इवन पेशावर में, तो ये कह सकते हैं कि जितने जगह ये हो रहे हैं, ये वहाँ के मेन सेंटर के तौर पे उभर करके आते हैं दोस्तों। लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं, लोग इनसे सीखते हैं कि ज़रा ध्यान दीजिएगा किस हिसाब से जो लोग हैं वो सीखते जा रहे हैं और चीज़ों को अब आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ हुआ था क्या कि जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों, हुआ क्या कि इस लड़ाई में या फिर इस सीडीएम में हमारे पास मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों, वो काफ़ी कम दिखाया गया एज़ कम्पेयर टू 1920-22 में जो हमारी चीज़ें सामने आई थी। वहाँ पर
जो हमारे मुस्लिम भाई हुआ करते हैं उनकी जो भागीदारी होती है उसका काफ़ी एक कम रेशियो दिखाया गया था अगर हम 1930s में बातें करें तो, एज़ कम्पेयर टू 1920 में दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में हर दूसरे साल वुमेन कंडीशन पर, और कह सकते हैं कि जो हमारे समाज के कॉमन पीपल है, मैंगो मैन है, उनके बारे में आते रहते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस लिखिए क्या है। तो अगर सीडीएम में अगर इनकी बातें मैं बताऊं दोस्तों, तो जो हमारे वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ करता था और जो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हुआ करता था, आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया था। इन्होंने अब कुछ भी नहीं किया, बस यही सोचा कि चलो अब हम लड़ेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में जैसे मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने तिलक जी के नाम से एक फंड रेज किया था और 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। वुमेन का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा उसमें दिखाया गया था क्योंकि महिलाओं ने ऑर्नामेंट्स भी अपने अपने बेच दिए थे इस फंडिंग को पूरा करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि वुमेन का जो रोल है दोस्तों आज इतना इम्पॉर्टेंट है और पहले भी इतना इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन सिचुएशन अलग है तो जो इक्वालिटी की बातें हो रही हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों में किसी के मतलब ये मान करके चलिए, कोई सा भी डाउट अगर होगा तो तुरंत पूछिएगा, नहीं होगा तो आप चलते जाइएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हुआ क्या हमारे पास, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1930 के अगस्त में मैं अगर बातें करूं तो मोतीलाल नेहरू और हमारे जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को जेल लेकर के गया। जो जेल का नाम होता है वो येरावेड़ा जेल हुआ करता है। स्पेलिंग की बातें करूं, YERAVADA, येरावेड़ा एक जेल हुआ करता है। इन लोगों को यहाँ लेकर के गया टू मीट गांधी जी से मिलने के लिए। ये इन लोगों को पकड़ करके नहीं लेकर के गए, ये लोग अपनी मर्जी से गए और ये लोग गांधी से मिलने के लिए गए दोस्तों। अब इसके बाद हुआ क्या, कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने आई। इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, और डिस्कस क्या क्या करी, इन्होंने बोला कि तुम सरकार से कुछ मांगे करो। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम क्या मांग करें, तो आप ज़रा हमें खुल करके बताइए। हुआ क्या, इन्होंने कुछ डिमांड रखा इनके सामने, डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेटलमेंट। दोस्तों याद रखिए ये लोग सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं। सेटलमेंट कहने का मतलब क्या है, हमें एक शांति चाहिए, हमें एक कॉम्प्रो के तौर पे चीज़ें चाहिए, जिस हिसाब से हम सेटलमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। अब ये चीज़ें कुछ इस प्रकार से आएंगी कि ब्रिटिश को इन्होंने बोला कि तुम लोगों को जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है वो रखना है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को डिफेंस में खर्चा करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम चीज़ें नहीं मांगेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। ये बाद में जा कर के नहीं भी हुआ था दोस्तों, ये बस ऐसे ही हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई थी। अब हमारे सामने अगले ही साल में आप कैसे सर, जी बताइए। हाँ सर, ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जेल में थे या गांधी जी जेल में थे? हाँ ये आ गया फिर से पे जी। हुआ क्या था, अभी जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में आपने देखा था कि मैंने 1930s की सीडीएम की पूरी घटना बताई, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कितने फेज हुए थे, कौन कौन सी जगह हुआ था। क्लियर है? उसी के बाद अगस्त 30 में 30 अगस्त आप कह सकते हैं, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों गए और गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी उस वक्त हमारे जेल में थे। ये गांधी जी का जेल में आना जाना दोस्तों लगा रहता है। ये कितनी बार गए थे, ये सारी चीज़ें भी हमारे बीपीएससी में पूछा जाता है। कितनी बार गए थे, पहली बार कब गए थे, आखिरी बार कब गए थे। तो ये इनका जेल में आना जाना लगा रहता है। ये एक जेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट, जो अभी मैं अगला बताने वाला हूँ ना, उससे जब सवाल आते हैं तो ये भी आते हैं कि किस जेल में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका डिस्कशन कहाँ हुआ था। तो वो येरावेड़ा जेल हुआ करता है। इनमें मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलने गए थे। मिलने क्यों गए थे? गांधी जी जैसे यूट्यूब पर फेमस हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहे होते, तो लोगों को चाहिए था कि भाई गांधी जी हमारे पास आएँ और हम चीज़ों को बहुत अच्छे से लेकर के जाएंगे। तो अब ये हार के गए होंगे कि सर अब बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कुछ मांगी करी और ये बोला कि यार देखो सब चीज़ अब उन लोगों को दे दो, मुझे अब यहाँ से निकालो। क्लियर है? अब इसके बाद हुआ क्या, क्लियर है? एक बार ज़रा मुझे कमेंट करिए, मतलब आप बोलिए। यस सर। हाँ, अब इसके बाद हुआ क्या, 1931 में हमारा गांधी इरविन पैक्ट हुआ दोस्तों। अब गांधी इरविन पैक्ट कैसे हुआ है और वो क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो इसका जो दूसरा नाम है वो हमारा दिल्ली पैक्ट भी इसको कहते हैं। याद रखिएगा, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1931 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हुआ क्या, ये एक
ट्रीटी कह लीजिए या फिर एक डिस्कशन कह लीजिए, उस तरह से हमारे सामने चीज़ें आई थी। गांधी जी हमारे लॉर्ड इरविन से मिलने गए थे और उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से दर्शाया था कि हमारी चीज़ें ऐसे चलनी चाहिए। और लॉर्ड इरविन जो हुआ करते थे, वो उस टाइम के वॉइस रॉय हुआ करते थे इंडिया के। दोस्तों इतने सारे वॉइस रॉय आए हैं, टेंशन ना लीजिएगा, हर एक का नाम, हर एक का काम, हर एक का दाम बता करके मैं मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करूँगा, टेंशन ना लीजिए, ये सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। तो लॉर्ड इरविन आए थे हमारे, वो वॉइस रॉय हुआ करते थे। और ये जो आप कह सकते हैं 1931 में जो डेट है, एग्जैक्ट डेट, वो 5 मार्च 1931 में हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इन्होंने चीज़ों को इस तरह से आगे बढ़ाया था। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, ये पैक्ट जो हुआ था दोस्तों बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेकेंड राउंड टेबल जो हमारा लंदन में होना था। आप कह सकते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो टेबल पे मैंने बताया था, एक पार्लियामेंट में एक लोग टेबल पे बैठते हैं और अलग अलग ऑफिसर्स बैठते हैं, उनमें इंडियन को भी इनवाइट किया जाता था। पहले में तो ये लोग गए नहीं थे, दूसरे में गए थे और तीसरे में गए थे। मैं उसको भी आज ही बताऊंगा कितने हुए थे और कैसी सारी चीज़ें चली थी। तो अब सेकेंड राउंड टेबल से जाने से पहले इन्होंने इस पैक्ट की शुरुआत करी। यहाँ पर हुआ क्या, गांधी जी ने डिमांड रखी, बहुत सारे डिमांड रखे, उसमें से 2 डिमांड गांधी जी के एक्सेप्ट नहीं किए गए। और वो क्या क्या डिमांड थे दोस्तों, वो ये डिमांड हुआ करते थे। एक सबसे पहली बात ये कि हमें पुलिस को, मतलब मुझे, मैं एज अ ब्रिटिश हूँ, मैं एज अ इरविन हूँ, पुलिस को कोई भी जवाब नहीं देना पड़ेगा किसी को भी उठाने से पहले। हम किसी को भी मन करे उठा लें, किसी को भी मन करे पीट दें, ये हमारा काम है और पीपल इसका कोई इंक्वायरी नहीं मांगेगी। इसी के साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, गांधी जी ने बोला कि यार भगत सिंह जी को ना उस टाइम में जो फांसी की सज़ा है वो हो गई थी, वो उनको सुना दी गई थी। तो गांधी जी ने बोला था कि दोस्तों नहीं, उन्होंने ये ऐसे बोला था कि इरविन भाई एक काम करो, मेरी एक और डिमांड ये है कि तुम ये जो भगत सिंह को फांसी की जो सज़ा है वो माफ़ करवा दो, उसके जगह उनको उम्र कैद की सज़ा दिलवा दो, क्योंकि वो मर जाएंगे, चीज़ों शहीद हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद जो आग उठेगी हम भारतीयों के नज़रिए से, तुम गिर जाओगे। और इस चीज़ को इरविन ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने बोला कि देखो जो फैसला हो चुका है वो हो चुका है, इनको फांसी लगेगी तो लगेगी, इसको अब कोई बदल नहीं सकता है। दोस्तों ना जाने क्यों गांधी जी को इतिहास में बुरा बोला जाता है, लेकिन आपको याद रखिए यूपीएससी के हिसाब से बुरा भला कुछ नहीं होता है दोस्तों, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगत सिंह की जो चीज़ें चल रही हैं वो इस तरह से आई हैं। ये जो दोनों पक्ष हैं, या फिर ये कह सकते हैं ये जो दोनों मांगी हुआ करती थी गांधी जी की, इनको उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं कुछ भी करवा लो, ये दोनों नहीं होंगे। दोस्तों गांधी जी ने क्या किया, अब गांधी जी इस चीज़ पर एग्री हो गए। दोस्तों कहते हैं ये कि अगर गांधी जी चाहते तो इनका जो फांसी है वो रुकवा सकते थे, लेकिन दोस्तों चीज़ें, परिस्थिति इस तरह से आती हैं कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों गांधी जी एग्री हो गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको आप कह सकते हैं कि फांसी की सज़ा होने से नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यार सीडीएम को ना अब बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों की जानें जा रही हैं। ये कुछ क्विज के सवाल आते हैं कि आप लोग एक इंसान को मार के अगर 100 लोगों को बचा सकते हैं तो आप वो काम क्यों ना करें। तो वो काम इन्होंने यहाँ पर करा। उन्होंने देखा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है वो धीरे धीरे करके वॉयलेंट होता जा रहा है, और अगर वॉयलेंट चीज़ें होंगी तो हमारे पर ही कल होकर के सरकार हावी होती जाएगी। मैं नहीं चाहता कि चीज़ें इस तरह से चले। चलो ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं मानता हूँ, तुम कर दो आगे, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब हम सीडीएम को भी रोक देंगे और चीज़ों को ये भी होगा कि अब हम अगले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें मैं पार्ट भी लूँगा और मेरी कुछ शर्तें होंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो इरविन ने कहा ठीक है भैया तुम आ जाना, लेकिन अभी मुझे ये दोनों काम करने दो, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुझे लग रहा है मज़ा भी आ रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है आप लोगों को कि चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या दोस्तों, एक हमारा 1931 में जितनी सारी चीज़ें चलती हैं मैं सीधा ही बताते जाता हूँ और इवन हर एक टॉपिक से रिलेट भी करवाता हूँ। 1931 में हमारा
कराची में कांग्रेस सेशन हुआ था, आप लोगों को याद होगा। कांग्रेस सेशन को दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर पिलर बनाना है ना तो डेट्स को मत बनाइए। मॉडर्न हिस्ट्री को पिलर बनाना है तो एक तो मेन इवेंट्स काफ़ी कम है दोस्तों, आपको उंगली पर गिन के बता दूँ तो 6 या 7 निकल करके आएंगे, उनको बनाइए। नहीं तो सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, कांग्रेस सेशन को आप बना लीजिए। कांग्रेस सेशन से चीज़ें क्या आएंगी, अगर कराची में चल रही हैं आप सीधा दर्शा दीजिएगा कि इंपॉर्टेंस उस टाइम सारा कराची में हुआ करता था। तो 1931 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ करता है, उसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जहां तक याद है, वो वल्लभ भाई पटेल ही हुआ करते थे दोस्तों, वीबी भाई हुआ करते थे। वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या हुआ करता था, इन्होंने वहां पर रेजोल्यूशन लिया था फंडामेंटल राइट्स का। दोस्तों याद होगा फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, आपने पॉलिटी की क्लास में पढ़ी थी। इसी के साथ ही साथ नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, दोस्तों याद होगा, इकोनॉमिक में भी चीज़ें हमारे सामने दर्शा रही है कि इकोनॉमिक में भी आप लोग जब आइएगा इकोनॉमिक्स की क्लास, यहाँ से देखिएगा यूपीएससी अखाड़ा की, तो जो सर हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट सर हैं और चीज़ों को किस तरह से लेकर के जाते हैं वो आप लोग उनकी क्लास में जा करके देखिएगा। वहाँ पर हमारे वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र किया गया है। दोस्तों हिस्ट्री खुद में ही सारा सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तब भी आराम आराम से कहानी की तरह से मैं ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। यहाँ पर इन्होंने दो काम क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स का काम किया था और उसी के साथ ही नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई थी। इन्हीं के बाद कह सकते हैं इस सेशन के ही बाद में जो हमारा पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट उभर करके आया था, वो यहाँ से ही दर्शाया गया था दोस्तों, कि आज से हम लोग पूरे के पूरे आज़ाद हो गए। हुए कुछ नहीं थे, वो बस मन रखने के लिए हम दिल को मार रहे थे, दिल पे हाथ रख के कह रहे थे ऑल इज़ वेल, हुआ था कुछ नहीं दोस्तों। अच्छा, तो पूर्ण स्वराज की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं और पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो कांग्रेस सेशन 1931 के बाद ही हुआ था। इसी के साथ ही साथ इस कांग्रेस सेशन में दोस्तों, कांग्रेस सेशन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद होगा मैंने बहुत ही लिमिटेड करवाया है। नाम सबके बताए हैं लेकिन काम सबके नहीं बताए हैं, क्योंकि वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें हमारे आज के डेट में भी चल रही हैं, जो चीज़ों से हमने आज बहुत कुछ सीखा है, वही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कराची कांग्रेस में एक और चीज़ें दर्शाई गई थी कि गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट INC इन द कह सकते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन। लंदन में आप कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें चल रही हैं होंगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था, मतलब नॉमिनेट किया गया था। और नॉमिनेशन पता ही है दोस्तों, फिल्मों का भी नॉमिनेशन होता है, 4-5 फिल्म शॉर्टलिस्ट होते हैं, एक को आपको लास्ट में फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें। अब मैं थोड़ी बातें करता हूँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये बहुत तब से राउंड टेबल चल रहा है दोस्तों। हमारे सामने जो हमारे सामने जो राउंड टेबल की बातें मैं करूं तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उभर करके आया था। अब एक एक करके तीनों को पकड़ेंगे और पीटेंगे दोस्तों। पहला जो फर्स्ट RTC हमारे सामने हुआ था, उसमें हुआ था क्या, हेल्ड इन लंदन, और जो टाइम फ्रेम की बातें हो रही हैं वो नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक होनी क्या है, ये अभी फ्यूचर में थोड़ी है, ये तो हो चुका है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर क्या दिखा था, मैंने आप लोगों को बताया था, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, पहले की क्लास में आप लोग याद करिएगा क्यों नहीं किया था, अगर नहीं याद होगा तो। और अगर ना फिर से अगर देखना हो तो आप रिकॉर्डिंग मांगिएगा, विनय सर को परेशान करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी में हुआ क्या कि मुस्लिम लीग में, तीसरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग में लोगों को INC में भेजा गया, और वो ये मान करके चलिए मुस्लिम लीग से INC को INC बता रहा हूँ, ये ज़्यादा हंसने लग गया मैं बीच में। तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग से जो लोग गए थे वो अगहा खान हुआ करते थे, अगहा खान 3 उनका नाम है। और उन्हीं के साथ ही साथ जो हमारे मौलाना मोहम्मद जिन्ना हुआ करते थे दोस्तों, वो हमारे गए थे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और बताया था ये जो जिन्ना जी हुआ करते हैं, ये जिन्ना जी अलग थे, वो जिन्ना जी अलग है। लेकिन आप कह सकते हैं कि चीज़ें इस तरह से आई हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा वफादार हुआ करते थे हमारे ब्रिटिश सरकार के। इसी के साथ ही साथ कुछ इंडियन सोसाइटी, दोस्तों कांग्रेस का ही पार्टिसिपेशन यहाँ नहीं था, मुस्लिम लीग का दर्शाया गया था। उसी के साथ ही इंडियन सोसाइटी में भी अगर मैं बातें करूं तो हिंदू महासभा से कुछ लोग थे, सिख से हुआ करते थे, पारसीज से हुआ करते थे।
उसी के साथ ही वहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लास की बातें की जाती हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में दर्शाई जाती है कि उन्होंने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया था। उसी के साथ ही साथ अगर वुमेन की बातें करूँ, ये स्लाइड मैं मिटा देता हूँ, किसी को दिक्कत होगा फिर से पूछिएगा। हाँ, वुमेन पार्टिसिपेशन का पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या इम्पैक्ट था दोस्तों, तो यहाँ से आप कह सकते हैं बेगम जो गई थी उभर करके, बेगम जहानारा JAHANARA जहानारा शाह नवाज हुआ करती थी। ये नाम दोस्तों एड्रेस नहीं है, ये नाम है, छोटा सा ही है। तो ये बेगम जहानारा शहनवाज हुआ करती थी। और दूसरी हमारी राधा बाई हुआ करती थी। राधा बाई सुब्रमण्यम इनका नाम है, SUBBARANYAN। तो ये दोनों जो महिला हुआ करती थी वो पहले RTC में गई थी। तो वुमेन कंडीशन पर सवाल आएगा तो लिखिएगा दोस्तों, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महिला गई थी, जो कि ये दर्शाता है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी, महिलाओं के हिसाब से सिचुएशन ठीक ठाक चल रहा था। लॉर्ड इरविन वहाँ का मतलब हमारे इंडिया का उस टाइम में वॉइस रॉय हुआ करता था। और ये कुछ इस तरह से आती है दोस्तों, पूछा जाता है कि पहले RTC के टाइम में कौन हमारे प्रेसिडेंट नहीं वॉइस रॉय हुआ करते हैं, तो लॉर्ड इरविन हुआ करते हैं। आउटकम की बातें करें, रिजल्ट की बातें करें, तो यहाँ से कोई आउटकम निकल करके नहीं आ रहा है। चीज़ें हुई, पहला ही था दोस्तों, तो पहला भी जो होता है वो ऐसे ही चला जाता है, वो हमें भी पता होता है। और वो चाहे जीवन हो, चाहे अटेम्प्ट हो, चाहे किताबें हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊं तो कोई रिजल्ट में हमारे सामने चीज़ें दर्शाई नहीं गई थी। अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बातें करूं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बातें करूं, ये भी हमारे लंदन में हुआ था। और ये 7 सितंबर 7 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। ये चीज़ें क्लियर है। डेट और टाइम दोस्तों याद रखिएगा, एक साल का ही डिफरेंस है, तो जब भी हुआ था चीज़ें इस तरह से आएंगी। याद रखिएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर डेट को याद रखने का तरीका बताऊं दोस्तों, तो 30, 31, 32, बस ये मैं बताऊंगा। 31 पर आया हूं, अब मैं 32 भी अगला बताऊंगा। सेकंड की बातें करें तो यहाँ पर हुआ क्या, ये इसके रिजल्ट के बाद में आप कह सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया गांधी इरविन पैक्ट का जो रिजल्ट है वो दर्शाया गया, उस पर बातें हुई इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि ये सारी चीज़ें होनी है। इसी के साथ ही साथ गांधी जी वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ INC। गांधी जी यहाँ के INC के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गए थे। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था पिछली बार में। इसी के साथ ही मदन मोहन मालवीय, उसी के साथ ही रंगास्वामी RANGASWAMI रंगास्वामी अय्यर हुआ करते हैं, AIYENGER, इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से अय्यर ही इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आप कह सकते हैं इनका जो पूरा नाम हुआ करता था वो A रंगास्वामी अय्यर हुआ करता था, और दूसरे हमारे मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे। ये इनका भी पार्टिसिपेशन दर्शाया गया है। इसी के साथ ही मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को या फिर मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फिर से एक बार और आगा खान और हमारे मैंने अभी जस्ट बताया था मौलाना मोहम्मद जिन्ना उभर करके आए थे दोस्तों, ये गए थे। उसी के साथ एक बार और हमारे सामने डिप्रेस्ड क्लास को दर्शाने के लिए BR अम्बेडकर भी पहुंच गए थे। क्लियर है दोस्तों। अब वुमेन कंडीशन पर बातें करूं, अगर सेकेंड RTC में, तो हमारे सामने सरोजनी नायडू गई थी हमारे इंडिया से वुमेन का एक रोल दिखाने के लिए। इसी के साथ ही इंडिया का जो वॉइस रॉय हुआ करता था दोस्तों, वो लॉर्ड वेलिंगटन हुआ करता था दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन हुआ करता था। इनके स्पेलिंग की मैं बातें करूं, WILLINGDON, वेलिंगटन हुआ करता था। ये हमारे इंडिया के तब वॉइस रॉय हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ हमारा एक कम्युनल अवार्ड आया था, और ये कोई अवार्ड नहीं, ये अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा ये क्या हुआ था। इसमें हुआ क्या, इसका जो रिजल्ट आया, गांधी रिफ्यूज टू इंडियन डिमांड्स एंड टास्क फील्ड्स, जिसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो टास्क हमारा उभर करके आया था गांधी जी के द्वारा वो फेल हो गया था। मतलब आप कह सकते हैं फेल, जितनी डिमांड की थी सब मना कर दिया गया था कि ये कुछ भी नहीं होंगे, तुम वापस चले जाओ हमारा ये देश छोड़ करके। तीसरे राउंड टेबल की मैं बातें करूं, तीसरे RTC की बातें मैं करूं, तो ये हमारा नवंबर 1932 से लेकर के आप कह सकते हैं दिसंबर 1932 तक की चीज़ें दर्शाती हैं। और इसमें हुआ था क्या दोस्तों,
कि जिस टाइम में आप कह सकते हैं कि बुलाया गया था कांग्रेस को, लेकिन वॉज नॉट अटेंडेड बाय आईएनसी और गांधी, मतलब ना गांधी गए थे ना आईएनसी की तरफ से कोई गया था। इसी के साथ ही साथ ब्रिटेन में उस टाइम हुआ क्या दोस्तों, वहां की जो लेबर पार्टी हुआ करती थी उसने भी ज्वाइन करने से वहां मना कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरफ से नहीं, हिस्ट्री को साइंस की तरफ से सोचिएगा। और मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, अगर लेबर पार्टी नहीं आ रही है तो उसका सीधा सिग्निफिकेंस ये जाता है दोस्तों कि जरूर इंग्लैंड का, जरूर लंदन का जो कंडीशन होगा, आप कह सकते हैं कॉमन पीपल को लेकर के, वो बहुत खराब होगा। सरकार उनकी नहीं सुन रहे होंगे किसी भी रीजन से, चाहे वो वेजेस के तौर पे हो, चाहे टैक्स के तौर पे हो, चाहे सप्लाई के तौर पे हो, वो इनको नहीं मिल रहा होगा। जिस वजह से लेबर पार्टी ने ये डिसाइड किया कि भैया तुम्हें जो करना है करो, हम यहां पर अब शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या दोस्तों, जहां पर पहले में दूसरे में इतने सारे लोग थे, यहां पर सिर्फ 46 ही लोग थे दोस्तों। मतलब कह सकते हैं कि 46 वैसे तो काफी बड़ा नंबर है, लेकिन बहुत कम माना जाता है कि बहुत ही सबसे तीसरे में सबसे कम लोग आए थे। इसके ही देख करके अगला कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ ही नहीं दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी सेम हमारे जो वॉइसरॉय हुआ करते थे वो वेलिंगटन ही हुआ करते थे। वेलिंगटन की स्पेलिंग फिर वही है, WILLINGDON, वेलिंगटन ही हुआ करते थे। अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं हुई थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, आप कह सकते हैं कि इस तरह से चीज़ें आ रही हैं कि आप लोगों को बहुत ही आराम से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हुआ क्या दोस्तों, इस युद्ध के बाद में, या फिर आप कह सकते हैं कि युद्ध नहीं था ये, बेसिकली आप 1932 के बाद में सीडीएम को फिर से रिज्यूम कर दिया गया था। जहां उनको एक बार गांधी जी को बोला गया था कि तुम इन चीज़ों को ख़त्म करो, हम डिमांड तो वैसे ही पूरी नहीं करने वाले और तुम इन चीज़ों को भी ख़त्म करो। गांधी जी ने चीज़ें सोच करके ख़त्म करी कि यार बहुत ज़्यादा वायलेंसी हो रही है, हम इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 1932 के बाद में एक बार फिर से सीडीएम रिज्यूम हो गया, क्योंकि गांधी जी की बातें रखी ही नहीं गई। कांग्रेस हमारा गया ही नहीं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, क्योंकि उनका मन नहीं था, लोग उनकी बातें मान भी नहीं रहे थे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिज्यूम्ड, और उसी के साथ ही आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन जनवरी 1932, क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद हुआ क्या ये जो सीडीएम है वो गांधी जी के द्वारा रिज्यूम नहीं किया गया था, क्योंकि गांधी जी को स्टार्ट करते के साथ ही जेल में अरेस्ट कर लिया गया था। फिर से एक और बार गांधी जी अपने कह सकते हैं ट्रिप पर चले गए थे जेल के। इसमें हुआ था क्या दोस्तों, कुछ कह सकते हैं चीज़ें उभर करके एक पॉइंट के तौर पे मैं बताता हूँ। अ सीरीज ऑफ रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस वर इशूड लाइक द सिविल मार्शियल लॉ, ये उभर करके आया था। इसी के साथ ही साथ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जितने सारे उनके ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, कांग्रेस के द्वारा बैनर चिपकाए जा रहे हैं, लीडर खड़े किए जा रहे हैं, मार्च किया जा रहा है, मूवमेंट्स किया जा रहा है, ये सब बैन। आज के बाद ये सब नहीं होगा। इसी के साथ ही साथ रिप्रेशन वॉज पार्टिकुलरली हार्श ऑन वुमेन। दोस्तों वुमेन की कंडीशन भी हमारे इंडिया में इसके बाद बदतर दिखाई देने लग गई। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता था कि यहाँ से भी आईएनसी में भी चीज़ें महिला लेकर के जा रही हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दर्शाया जा रहा है। चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो बेगम हो, या फिर इंडिया में भी हर एक लड़की या फिर महिला हुआ करती है दोस्तों, वो सारी चीज़ों को इतने अच्छे से लेकर के जा रही है। तो वुमेन का कंडीशन इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा खराब होने लग गया। मतलब एक हार्श कहते हैं ना, एक अत्याचार के तौर पे चीज़ों को दर्शाया गया है हमारी किताबों में, हमारे लिटरेचर में। अगर हिस्ट्री की मैं बातें करूं तो प्रेस पर रोक लग गया, मीडिया पर रोक लग गया, तुम आज के बाद कहीं नहीं जा सकते हो। उसी के बाद जितने भी लोग लिटरेचर लिखते थे वो भी आज के बाद लिटरेचर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो वो हमारी सरकार के हित में ही लिखेंगे। अगर प्रेस बंद होता है तो न्यूज़पेपर बंद हो गया दोस्तों, मैगजीन बंद हो गया, मतलब इंडिया का हाल बेहाल होता गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से एक बार रिज्यूम होता है और चीज़ें इस तरह से आती हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, थोड़े दिन तक ये मूवमेंट चला और चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं। अप्रैल 1934 में गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी को फिर से लगा कि यार ये ज़्यादा हो गया, अब इतना होना नहीं चाहिए था। और हुआ क्या दोस्तों,
कि कुछ इस तरह से चीज़ें आई कि जो हमारा सीडीएम है वो रुक जाता है थोड़े टाइम के लिए। अब इस बीच मैंने आप लोगों को एक जो शब्द बताया था, इस पे अभी फिर से बातें करेंगे। पहले जो चीज़ें बताई हैं बीच में, अभी मैं 1934 से आने से पहले दोस्तों, टाइम आगे बढ़ने से पहले मैं जितने पॉइंट्स होते हैं उनको कवर करते जाता हूँ। तो अभी 1934 से पहले मैं कुछ पॉइंट छोड़ रहा हूँ, जो कि मैंने कम्युनल अवार्ड बोला था, वो क्या है वो अब पढ़ते हैं। इसको मैं आऊँगा 1934 पे आएंगे पहले अभी 2 साल पहले चलते हैं। तो कम्युनल अवार्ड क्या हुआ करता था दोस्तों, 1932 में ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, पीएम साहब हुआ करते थे, वो रामसी मैकडोनल्ड हुआ करते थे। RAMSAY MCDONALD। क्लियर है दोस्तों, रामसी मैकडोनल्ड हुआ करते थे। इन्होंने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर दिया। ये कोई अवार्ड नहीं था, ये क्या था मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली कहते क्या है, ये एक सिस्टम है टू सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख, एंग्लो इंडियंस और उसी के साथ ही इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस। अलग अलग लोगों के अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को उसने प्रेजेंट कर दिया कि यार देखो बहुत हो गया अब ये ड्रामा, अब ये सारी चीज़ें मेरे से झेली नहीं जाएगी, तुम अब अपने अपने जो इलेक्शन के जो राइट्स हैं वो अलग अलग कर लो, हमें नहीं पता। इसी के साथ ही कांग्रेस डिसाइडेड नाइदर टू एक्सेप्ट नॉट टू रिजेक्ट। दोस्तों कांग्रेस का ये हाल हो गया था, उसने ना चीज़ों को सोचा कि मैं फिर से अप्लाई करूं या फिर लूं या फिर उसको फेंकूं या बाहर भगाऊं। मतलब उन्होंने कहा गो विद द फ्लो, चीज़ें कैसे आ रही हैं कैसे नहीं आ रही हमें नहीं पता, हमें बस अपने बहाव में बहते चले जाना है। बट अगर देखा जाए अंबेडकर के बारे में, और अंबेडकर जी का जिक्र दोस्तों काफ़ी अच्छा भी है, इवन आज के भी डेट में अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार का यही नारा है कि अंबेडकर जी को चीज़ों पर फिर से लोगों को बताना है। तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं। तो इनका जो इंपॉर्टेंस था दोस्तों पहले ही आरटीसी में हुआ था, 1930 से ही ये हीरो हमारे इंडिया के बन गए थे। अब इसके बाद चीज़ें हुआ था क्या, अंबेडकर जी ने क्या किया, वॉज इन फेवर ऑफ अवार्ड। दोस्तों क्यों ना होंगे वो फेवर में, चीज़ें उनको मिल रही हैं, किसी भी जाति के हिसाब से अलग अलग आपको इलेक्ट्रोड्स मिल रहा है, इलेक्टोरियल राइट्स मिल रहा है, तो वो फेवर तो होंगे ही। तो वो वहाँ के फेवर हुआ करते थे। और महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों कहूँ तो इन्होंने इन सारी चीज़ों का अपोज किया था कि ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है दोस्तों, किसी भी रीज़न से हो सकता हो। अब इसके बाद हुआ क्या, इन्होंने कहा, इनका भी दोस्तों कहना गलत नहीं है, कहना सही है, ये चाहते थे कि हर एक कम्युनिटी हो गया, हर एक सोसाइटी हो गया, इंडिया कभी बटेगा नहीं। अगर बटेगा जिस दिन तो हमारा इंडिया उसी दिन से फिर डिक्लाइन होने लग जाएगा। बटेगा तो फिर ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग अपने अपने पक्ष में रखेंगे और फिर छोटा सा एक कम्युनिटी कभी भी उनके खिलाफ नहीं लड़ सकता है दोस्तों। इन चीज़ों से इन्होंने अपोज किया था कि टू डिवाइड द इंडियंस, महात्मा गांधी वॉज नॉट इन फेवर टू एक्सेप्ट दिस कम्युनल अवार्ड। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद हुआ क्या, कम्युनल अवार्ड बता दिया क्या था। अब 1932 में हमारा पूना पैक्ट भी हुआ था दोस्तों। अब पूना पैक्ट क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। बेसिकली पूना पैक्ट एक ट्रीटी है या फिर एक कह सकते हैं एग्रीमेंट है, जो कि साइन हुआ था हमारा हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने साइन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। और मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने साइन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी। दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने चीज़ों को डिप्रेस्ड क्लास तक रखा और आप कह सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी के बिहाफ पर इस पैक्ट को साइन किया। इसमें हुआ क्या दोस्तों कि अलग अलग जो हमारे इलेक्टोरियल राइट्स चल रहे हैं उस पर चलो ठीक है कर दिया, ठीक है, अब हम उस पर नया कुछ आइडिया निकालते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ होगा ही होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हुआ क्या, कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने दिखाई गई कि कम्युनल अवार्ड्स में बेसिकली द कम्युनल अवार्ड्स वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी दोस्तों, इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी। और वही कमेटी को हम लोग लोथेनियन लोथेनियन कमेटी के भी नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों। अब इसमें हुआ क्या, कुछ इस तरह से जो ऑल इंडिया आप सुनते होंगे एंटी अनटचेबिलिटी लीग हो गया या फिर हरिजन सेवक संघ हो गया,
उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। ये चीज़ें मैंने बताई थी कि जो संघ होता है वो क्या होता है, और बेसिकली ये जब इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो तो 1933 से स्टार्ट हुआ था, और वीकली एक मैगजीन चलता था हरिजन के नाम से, वो यहाँ से तब जाना जाता था। तो बेसिकली अगर पूछा जाए, कभी भी सवाल अगर B.R. अम्बेडकर जी पर आए, तो इतनी सारी चीज़ें लिखने के लिए है दोस्तों, लिखते लिखते आपका पेन खत्म हो जाना चाहिए लेकिन नॉलेज खत्म नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद हमारे सामने चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं, जो कांग्रेस की बातें अगर मैं करूं दोस्तों, तो वो एक स्वराजिस्ट के नाम से एक फेमस होते हैं। स्वराजिस्ट के बारे में बताऊं, ये छोटा सा एक पॉइंट बताता हूं। कांग्रेस में चीज़ें आई थी बाद में, और हमारे एक नो चेंजर्स के नाम से आते हैं। स्वराजिस्ट और नो चेंजर में खुद से ही नाम में पता चल रहा है, ये लोगों को क्या चाहिए था, स्वराज चाहिए। इन लोगों को क्या चाहिए था दोस्तों, कि हम बस बूढ़े हो चुके हैं, जस्ट गो विद द फ्लो। ये लोग वैसे इंसान हुआ करते थे। स्वराजिस्ट वॉज लीड बाय CR दास, मोतीलाल नेहरू और अमजद खान, AMJADKHAN, अमजद खान। और इन लोगों ने हुआ था क्या, दे वॉन्टेड एन एंड टू द बॉयकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू इनेबल नेशनलिस्ट टू एंटर देम। क्लियर है दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया, LC यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बैन करने के लिए, मतलब एक तरह से कहते हैं कि चलो बॉयकॉट कर रहे हैं, हम चीज़ों को आज नहीं जाएंगे, हमें और भी हमारी मांगे हैं उसको पूरी करें। नो चेंजेस के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, कि इट वॉज लेड बाय C राजागोपालाचारी, अभी जस्ट मैंने बताया, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद MA अंसारी। उसी के साथ ही इनको कहा जाता है नो चेंजेस। क्यों कहा जाता है दोस्तों, दे अपोज्ड काउंसिल एंट्री, उन्होंने काउंसिल एंट्री पे रोक लगाया, एडवोकेट कंस्ट्रक्टेड वर्क, और उसी के साथ ही कंटिन्यूड नॉन कोऑपरेशन एंड बॉयकॉट। और उसी के साथ ही इन्होंने मन ही मन एक बना लिया था प्लान, बनाया था दोस्तों, किया नहीं था, ये डिफरेंस समझिएगा। इन्होंने मन ही मन प्लान बता लिया था कि हम एक बार फिर से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये सारी चीजें इनकी आइडिया हुआ करती थी और ये लोग इंप्लीमेंट करते थे। इस वजह से इन्हें स्वराजिस्ट कहते हैं और इन्हें नो चेंजर्स कहते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद हुआ क्या, चीजें कुछ इस तरह से मतलब आई थिंक चल रही होंगी। एक बार तो मुझे अगर आप बता दीजिए तो मुझे काफी मदद मिलेगा कि चीजें कैसी लग रही है, मतलब कैसी नहीं लग रही है, चीजें समझ आ रही हैं या नहीं, एक बार जरा मुझे बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। हाँ, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास अलग अलग करके कास्ट मूवमेंट उभर करके आता है। कास्ट मूवमेंट कहने का मतलब क्या, कास्ट पर दोस्तों हमारे इंडिया में आज के भी डेट में बहुत कुछ देखा जाता है। मैं उन चीज़ों पर बातें नहीं करूँगा, पहले की चीज़ें, इतिहास पढ़ाना मेरा काम है, वही पढ़ा करके आपका UPSC क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। तो जो कास्ट मूवमेंट पे भी एक अलग अलग विभाजन हुआ करता था, कुछ मूवमेंट्स हुए थे, कुछ पार्टीज हुए थे, वो कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। जस्टिस पार्टी हुआ करता था, कुछ कुछ इनमें जो चीज़ें मैंने पहले बता भी रखी थी, उनका नाम और वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जस्टिस पार्टी हमारा मद्रास से आया था। उसी के साथ ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमारा दोस्तों कहते हैं ये भी मद्रास से आया था। मद्रास में एक पेरियार है, पेरियार जगह है, काफ़ी फेमस है दोस्तों। ज्योग्राफी की क्लास में साउथ में अगर चीज़ों की बातें होती है, अगर हम लोग पेरियार को नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा मानते हैं दोस्तों। फिर उसी के बाद ही यहाँ पर जो इसके हेड हुआ करते हैं उसका नाम EV रामास्वामी हुआ करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, थर्ड नंबर पे हमारे सामने सत्य शोधक के नाम से एक चीज़ें उभर करके आती हैं, SATYASHODHAK, सत्य शोधक एक हमारी कमेटी होती है, इनसे चीज़ें आती हैं। ये हमारा महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता है, ज़रा धीरे धीरे लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं, तो चौथे नंबर पर जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो भास्कर राव यादव हुआ करता है। इनके नाम से कमेटी बनाई गई थी, और ये कहाँ बनाई गई थी दोस्तों, ये महाराष्ट्र में ही बनाई गई थी। फिर उसके बाद ही हमारा महर्ष के नाम से एक चीज़ें उभर करके आई थी, ये कहाँ पर हुआ था, ये हमारा भी महाराष्ट्र में हुआ था, अंडर द निगरानी ऑफ BR अम्बेडकर। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है मेरी क्लास में तो ये BR अम्बेडकर ने इनको हेड करा था। उसी के साथ ही एक रेडिकल RADICAL, रेडिकल IZED
EZHAVAS इजहावास के नाम से चीज़ें आई थी। ये हमारा के अय्यप्पम के बिहाफ पर चीज़ें आई थी, और उन्हीं के साथ ही साथ हमारा सी केशवम के नाम से चीज़ें उभर करके आई थी दोस्तों। और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है दोस्तों? ये केरला से आता है। क्लियर है? इसी के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो 7वें नंबर पे जो हमारा जो मूवमेंट उभर करके आता है, 7वें नंबर पे जो हमारा मूवमेंट उभर करके आता है वो यादवास का होता है। यादवास का होता है मतलब यादव लोगों का होता है। वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? हमारा बिहार कह सकते हैं, बिहार में चीज़ें कई मतलब हुई थी। और बेसिकली कहा जाता है कि इम्प्रूवमेंट का काम हुआ था, जो कि हमारे सोशल स्टेटस की चीज़ें ऊपर उठाने का काम करता है। इसी के साथ ही साथ 8वें नंबर पे जो हमारी कमेटी हुआ करती थी वो यूनियनिस्ट पार्टी हुआ करती थी। ये कहाँ पर हुआ करता था दोस्तों? ये पंजाब में हुआ करता था। और फजल हुसैन FAZL फजल हुसैन ने इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया था। क्लियर है दोस्तों? एक चीज़ आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि इंडिया में हर एक जगह से हर एक चीज़ें आगे बढ़ रही थी, और कुछ इस प्रकार से चीज़ें आई थी। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल हुआ करते थे। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट का ज़रा टाइम दीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो पूछते जाइएगा दोस्तों। हाँ, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक में। तो हमने 1934 तक की चीज़ें देखी, 1934 तक की चीज़ें हमने देखी। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? अगर 23 मार्च 23 मार्च 1940 की बातें करूं, 1940 तक की बातें करूं, 1934 के बाद हमारा सीधा 1940 का टाइम फ्रेम आता है। और इसके बीच वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसमें हुआ क्या कि 23 मार्च 1940 में हमारा पाकिस्तान रेवोल्यूशन आता है। पाकिस्तान रेवोल्यूशन आता है। और पाकिस्तान रेवोल्यूशन कहने का क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पर हुआ क्या, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री। दोस्तों पहली बार जो आइडिया रखा गया कंट्री विभाजन का, वो रखा गया था हमारा इसी लीग में। और ये कहाँ रखा गया था? एक हमारा मिंटो पार्क के नाम से एक जगह हुआ करता है, यहाँ पर चीज़ें दर्शाई गई थी। और मुझे ये पता ही नहीं है कि जैसे मेरे इस पेन को थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है क्लास के आधे टाइम के बाद में, तो 1 मिनट ज़रा इसको सही करने दीजिए सर। ये अभी जो आपने पंजाब का, हाँ 1 मिनट सर, इंडिया वाला पंजाब है पाकिस्तान वाला? सर मैंने आप शायद पिछली क्लास में आप थे या नहीं थे, मुझे आइडिया नहीं है। इंडिया का जो मैप है, हाँ सर, इंडिया का जो मैप है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने बनता है दोस्तों। क्लियर है? ये हमारा आज का मैप है, ये हमारे आज का मैप है। क्लियर है? अब क्या करिए, अगर आप पहले की बातें करते हैं ना, इस मैप को इस तरह से ना बना करके जहाँ जहाँ आपका मन कर रहा हो कि ये सब हमारा इंडिया हुआ करता है, आप डाल सकते हैं दोस्तों। इस टाइम में ये हमारी चीज़ें एक ही प्रोविंसेस का पार्ट हुआ करता था। क्लियर है? हाँ, तो हाँ 1 मिनट ज़रा। हाँ, अब हाँ, तो मैं बातें कर रहा था 23 मार्च 1940 की। यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, पाकिस्तान रेजोल्यूशन उभर करके आया था, और इसमें चीज़ें क्या होती हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो होता है उनका मन किया कि यार नहीं, अब हमें हमारा अलग देश चाहिए, अब हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। इन्होंने मांग करी मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क एक जगह है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने चीज़ों की मांग करी, और इट प्रपोजेज 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन की जो थ्योरी है दोस्तों, इसको इन्होंने आगे बढ़ाई कि नहीं, हमें अब भारत में नहीं रहना, अब हमें चाहिए अलग देश। और उनके साथ ही ये मान करके चलिए, उस टाइम में मानते ये हैं कि द रेजोल्यूशन डिड नॉट हैव द नेम पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो थीम आया है, नाम आया है, वो थोड़ा बाद में आया है। उस टाइम में इन लोगों को पता नहीं था कि नाम क्या रखें, लेकिन ये पता था कि हमें अब अलग रहना है। यहाँ पर चीज़ें हमारे सामने नहीं उभर करके आ रही हैं। अब थोड़ी हंसी की बात बताता हूँ आपको क्या। इट वॉज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं तुम यहीं रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी के साथ ही जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उन्होंने बोला कि ये जो आइडिया है ये एक मैड है, मतलब मैड मतलब पागलपन है, और इस आइडिया को दोस्तों मैड आइडिया कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहीं से उभर करके आते हैं, जो कभी कोई नहीं पढ़ता ना पढ़ाता है।
क्योंकि नई नई चीज़ों से यूपीएससी पूछता है और यूपीएससी अखाड़े में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलता है। तो मैड आइडिया अगर पूछा जाए कि क्या मैड आइडिया है, तो अब इसका जो थीम है आप लोगों को बैकग्राउंड समझ बहुत अच्छे से आई है कि क्या होता है मैड आइडिया। इन्होंने मैड आइडिया को बोला कि नहीं यार ये बकवास वाला आइडिया है, हम इसको नहीं मानेंगे। और गांधी जी ने जो हमारा 2 नेशन का थ्योरी है वो कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई कुछ भी कर लो, तुम यहीं पर रहो, हम नहीं चाहते कि हमें यूनाइटेड से, मतलब हमें एक यूनाइट होने से लोग किसी भी रीज़न से अलग कर पाए, मुझे ये पसंद नहीं है। इसी के साथ ही हुआ क्या दोस्तों, 1940 में दुनिया भर की अगर मैं बातें करूं तो वन ऑफ माय फेवरेट हिटलर पावर में आ चुका था। और जो इंडिया को एक ऑफर था वो अगस्त ऑफर के नाम से हम जानते हैं। चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान से दीजिएगा। आफ्टर हिटलर सक्सेस एंड द फॉल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम हार गया था और हिटलर जीतते जा रहा था, क्योंकि हिटलर की जो राइजिंग होती है दोस्तों वो 35-38 तक से शुरुआत हो जाती है। वर्ल्ड वार 2 का जो टाइम होता है दोस्तों, उससे पहले या फिर उसके बीच में भी ऐसा लग रहा था कि जर्मनी, वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में भी दोस्तों कभी स्टार्ट होगी तो बहुत मज़ा आने वाला है। उस टाइम लग रहा था कि जर्मनी का दबदबा पूरे दुनिया भर में होगा, इंग्लैंड को, रशिया को पीट देगा ये। लेकिन चीज़ें कुछ इनकी ही गलती की वजह से वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई थी दोस्तों। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में अभी नहीं। तो अगस्त ऑफर में क्या देखा गया था कि हिटलर बेल्जियम को जीत गया था और धीरे धीरे करके जो कह सकते हैं कि एक मतलब एक तरह से आइडिया लेकर के चलो, वो काफ़ी पावरफुल होता जा रहा था। उसी के साथ ही जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो एक डरने के मूड में आ गए थे कि यार ये क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। और हुआ था क्या दोस्तों कि ब्रिटिशर वांटेड टू सपोर्ट, मतलब ये मान करके चलिए जो हमारे इंडियंस हैं वो चाहते थे कि ये यहाँ पर आए और चीज़ों को हमें आज़ाद करके ले जाए, या फिर इन्हें अगर वॉर पार्टिसिपेशन चाहिए, हम इन चीज़ों को मानते हैं। अब इसका देखते हैं ऑफर बेसिकली है क्या दोस्तों। चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं। शायद किसी का माइक खुला है तो अगर पूछना है तो तुरंत पूछ सकते हैं। हाँ, हुआ क्या दोस्तों, चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं। अगस्त ऑफर जिसे कहते हैं, उसका सबसे जो पहली बात तो ये, जो ऑफर एक्चुअली में है क्या, जो डोमिनियन स्टेटस है हमारे इंडिया में, जो हमारे इंडिया का डोमिनियन स्टेटस है उसको डिस्कस किया गया था दुनिया भर में पहली बार। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि चीज़ें इस तरह से आई थी कि जो सरकार की चीज़ें हैं, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना, सोसाइटी को आगे बढ़ाना, वो सारी चीज़ें लोग मानते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया था और बोला गया था पहली बार में। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस का रिएक्शन देखिए दोस्तों। इन्होंने ये जो डोमिनियन स्टेटस है इसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे ये ऑफर पसंद नहीं है, मुझे ये अगस्त का ऑफर पसंद नहीं है, मुझे मत सुनाओ, मुझे अब ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। मुस्लिम लीग के बारे में ज़रा देखिए, मुस्लिम ने इनको वेलकम किया कि नहीं यार ठीक है, हम इसको करेंगे, और तुम अगर चीज़ों को आगे अच्छे से बढ़ाते हो तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें पार्टीशन चाहिए, हमें नहीं रहना अब इनके साथ में, ये लोग अब बुरे हो चुके हैं। इसका जो इंपॉर्टेंस हुआ करता है इस ऑफर का, वो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। It was the first time the demand of Congress for the Constituent Assembly was admitted in principle, and the rights of Indians to frame a constitution was recognized. क्लियर है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो निर्माण है वो हुआ था और इंडिया को एक आज़ादी मिल गई थी कि तुम लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना सकते हो। इसी के साथ ही पूरे दुनिया भर में, मैंने अभी जस्ट बताया, एक इंपॉर्टेंस ये था कि जो डोमिनियन स्टेटस हमारा होता है, माइनॉरिटी की चीज़ें होती हैं, अनटचेबिलिटी की चीज़ें होती हैं, या फिर बेसिकली एक समाज का एक नज़रिया है या फिर सोसाइटी का एक कंडीशन है, वो यहाँ पे पहली बार दर्शाया गया था। उसी के साथ ही साथ एक रिजल्ट, अब देखते हैं, इंपॉर्टेंस तो हो गया, अब इसका रिजल्ट क्या आया था। रिजल्ट कुछ इस तरह से आया था दोस्तों कि कह सकते हैं हाँ, कुछ इस तरह से आया था कि जो डिफेंस होता है, जो फाइनेंस होता है, जो होम कह सकते हैं, या फिर जो सेंट्रल की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो चार्जेस हैं, पावर है, वो एक बार फिर से ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी। चीज़ें इस तरह से दर्शा रही हैं। उसी के साथ ही साथ नेशनल डिफेंस काउंसिल, NDC, नेशनल डिफेंस काउंसिल, was set up with the role being advisory in the nature। वो
नेचर में आप कह सकते हैं कि एक तरह से सलाहकार का काम हमारे चीज़ों में लेकर के आगे बढ़ाती थी। इसी के साथ ही साथ हल्का सा और आगे बढ़ते हैं तो 1940 की बातें करें, 1941 की बातें मैं करता हूं दोस्तों। 1941 की बातें मैं करता हूं। यहाँ पर अब क्या हुआ था दोस्तों, एक सत्याग्रह था, लेकिन वो बहुत ही छोटू सत्याग्रह हुआ करता था। वो क्या था दोस्तों, आप लोगों ने चलो दिल्ली का नाम सुना होगा, दिल्ली चलो मूवमेंट जिसको कहते हैं, तो ये यहाँ से ही ताल्लुक रखता है दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों कि चीज़ें कुछ इस तरह से आई कि एक और चांस हमारे सरकार को इन्होंने सोचा कि चलो दे देते हैं, और एक पीसफुल रैली के तौर पे, पीसफुल मार्च के तौर पे हम दिल्ली चलते हैं और सरकार को चेंज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही ये इसका बेसिकली मकसद क्या था दोस्तों, इन लोगों का मन था कि हम लोगों को लड़ाई में पार्ट नहीं लेना है, हम लोगों को लड़ाई में पार्ट नहीं लेना है, और नेशनलिस्ट को, यानी हम नेशनलिस्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है नाजिम रूल में या फिर डबल ऑटोक्रेसी रूल में। क्लियर है दोस्तों, हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, इसके खिलाफ हम जाएंगे और आराम से एक रैली निकालेंगे, और नाजी से कहने का मतलब हिटलर और जर्मनी आता है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हुआ था क्या कि जो चीज़ें आगे बढ़ी थी उसमें नाम कुछ इस तरह से आते हैं कि विनोबा, VINOBHA, विनोबा भावे आते हैं। और ये क्या थे दोस्तों, विनोबा भावे वॉज फर्स्ट वन टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। और उन्होंने कहाँ से किया था, एक पनवर एक जगह है वहाँ से किया था, नियर वर्धा एक जगह है आपका महाराष्ट्र में, वहाँ से चीज़ों की शुरुआत करी थी। और उसी के साथ ही साथ वो काफ़ी पहले से ही ये फॉलो करते आते थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्लियर है दोस्तों, उनके ये भक्त हुआ करते थे, जिस वजह से उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। अब हुआ था क्या दोस्तों, इस मूवमेंट के बाद में आप कह सकते हैं कि जो 25,000 के अराउंड पीपल हैं वो अरेस्ट कर लिए गए थे कि यार दंगा वंगा छोड़ो ना, तुम चलो जेल में चलो, तुम्हें अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। तो 1941 में इन लोगों को पकड़ लिया गया था और अरेस्ट कर दिया गया था। और उसी के साथ ही साथ लोगों ने ये सोचा कि जो जापानीज़ एग्रेशन चल रहा है, यानी जापानीज़ हो गया या फिर जो पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड वार 2 की चीज़ें चल रही हैं, अब हम जापानीज़ के एग्रेशन का एक फ़ायदा उठाएंगे और अब हम उनके साथ जा करके इन ब्रिटिशर्स को हराएंगे। ये उनका एक मकसद बनता जा रहा था दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, अगले ही साल में हमारा 1942 में क्रिप्स मूवमेंट, एक क्रिप्स मिशन एक आया था, CRIPPS, क्रिप्स मिशन हमारे सामने उभर करके आया था। कब आया था, 1942 में आया था। और यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, ये पहली बात तो आया क्यों था, हुआ क्या, ये बेसिकली देखा जा रहा था कि यूके प्रेशर में था दोस्तों। 1942 का टाइम चल रहा है, वर्ल्ड वार 2 का टाइम चल रहा है, और हमारे सामने यूके पर हर जगह से प्रेशर आ रहा है, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो यूएसएसआर का हो, चाहे वो चाइना का हो। और उसी के साथ ही साथ ये लोग चाह रहे थे कि यूके क्या करे, हमारे इंडिया को कोऑपरेट करे। इन लोगों को पता था कि ये लोग बहुत ही बेचारे हम भारतीयों पर आप कह सकते हैं अत्याचार कर रहे थे, तो इनका प्रेशर आ रहा था कि नहीं तुम अब चीज़ों को ठीक करो, हमें ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसी के साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा रीज़न आता है दोस्तों, मई 1942 में हमारे जापान में हमारे रंगून गए थे, RANGOON गए थे, रंगून गए थे, और उन्होंने कहा था कि यार तुम मदद कर दो, हम चीज़ों को जैसे होगा उस हिसाब से आगे लेकर के जाएंगे। शायद कुछ आइडिया आ रहा होगा, INA का कॉन्सेप्ट आता है, सुभाष चंद्र बोस का कॉन्सेप्ट आता है, बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों हमारे सामने जो प्रोविंसेस के तौर पे चीज़ें उभर करके आई थी, कुछ इस तरह से आई थी दोस्तों कि यहाँ पर जो नए कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेम है वो कह सकते हैं कि एक्सेप्ट होने लग गए थे यूके के द्वारा। मतलब आप कह सकते हैं जो लोग हमारे पे रूल कर रहे थे वो लोग उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है यार, जो करना है करो, नए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है करो, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे चीज़ें आ गई और एक ट्रीटी हुआ, एक संधि हुआ, जिसको हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में बातें करते हैं दोस्तों। मतलब अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पावर ट्रांसफर चाहिए। मतलब कहाँ से कहाँ तक, बी से आई तक, मतलब क्या, ब्रिटिशर्स से इंडियन तक पावर चाहिए। अब हमें अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। अब इसके बाद हुआ क्या दोस्तों,
क्या कहते हैं कि ये जो मिशन है दोस्तों वो फेल हो गया था किसी रीज़न से, और वो जो रीज़न होता है दोस्तों कहते हैं कि एलाइज पावर को सेटिस्फाई करने के लिए इस रीज़न को फेल होना पड़ा। किसी भी रीज़न से आप कह सकते हैं एलाइज पावर कहने का मतलब वो जो पावर हुआ करता था अलग अलग बड़े बड़े देश, उनको खुश करने के लिए ये जो चीज़ें हैं फेल हो गई थी थोड़े टाइम तक। अब इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने दर्शा रही हैं। इस मिशन के फेल होने के बाद में जो 1942 में QIA हुआ, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। अब हमें भारत छोड़ना है, भारत छोड़ो मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की चीज़ें आई, जिसको हम लोग अगस्त रेजोल्यूशन के भी नाम से रेवोल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। अगस्त रेवोल्यूशन, क्लियर है दोस्तों। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मूवमेंट a resolution was framed by Gandhi ji for the Britishers to withdrawal and the non-violent cooperation movement against Japanese invention। क्योंकि हुआ क्या है दोस्तों, जो लोग हमारे जापान के साथ जाकर के मिल गए थे, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी उनके साथ बुरा बर्ताव किया था, तो ये चाहते थे कि ये इनके साथ ठीक ठाक से बर्ताव करें, क्योंकि वो भी हमारे भारतीय ही हुआ करते थे दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या, चीज़ें इस तरह से आ गई कि जो एक स्ट्रगल है उसकी शुरुआत हो गई थी दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हम 1947 के टुवर्ड्स जा रहे हैं, टुवर्ड्स 1947 दोस्तों। यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं कि कुछ इस तरह से आती हैं कि जो रीज़न था ये मिशन फेल होने का, वो क्या था। ओरिजिनली देखा क्या जाता है कि द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन लोगों का अलग एक एटीट्यूड हुआ करता था कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे, हम क्यों किसी और को मानेंगे। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक हमारी कमेटी थी AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कि बॉम्बे में चीज़ें उभर करके आई थी। वहाँ पर एक ग्वालिका टैंक मीटिंग हुआ था। ये एक नाम ही है और एक जगह भी है। ग्वालिका टैंक मीटिंग के तौर पे चीज़ें उभर करके आई थी, कुछ इस तरह से आई थी। ये कब हुआ था दोस्तों, 8 अगस्त 1942 में आया था। स्पेलिंग बताता हूँ, GOWALIA स्पेस TANK। और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये मतलब हमारे मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे पहली बार जिक्र कब आया दोस्तों, इसी मोमेंट के बाद में हुआ क्या, 23 मार्च 1943 में पाकिस्तान डे वॉज ऑब्जर्व। मतलब पाकिस्तान का नाम भी आया, पाकिस्तान डे के तौर पे हम चीज़ों को इस हिसाब से आगे भी बढ़ाते हैं। और हुआ था क्या, जो इसका सिग्निफिकेंस था वो कुछ इस तरह से था कि डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस वॉज एडेड इनटू द एजेंडा ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, एक इंडिपेंडेंस की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, 1943 में हमारे पास फेमाइन आ गया, मतलब सुखाड़ आ गया पूरे भारतवर्ष में। और पूरे भारतवर्ष में नहीं, बेसिकली क्या कहते हैं कि जो साउथ वेस्ट रीजन है बंगाल का, वहाँ पर बहुत बुरा सा फेमाइन आ गया। उसके भी मेजर रीज़न है दोस्तों कि जब वर्ल्ड वार टू चल रहा था तब लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने ये नहीं सोचा था कि इंडियन क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो सीधा सप्लाई करते थे वॉरों में, लड़ाइयों में, और चीज़ें ख़राब करते थे। फिर उसके बाद कमी होती गई, रिसोर्स की कमी होती गई, एक दिन सारा ख़त्म ही हो गया। तो ये जो फेमाइन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में वन ऑफ द मेजर अगर इफेक्ट पड़ा है इस फेमाइन का, इस ड्राउट का, तो वो यहाँ से ही दोस्तों दिखाया गया है। यहाँ याद रखिएगा कि कहते क्या है, आर्मी को फीड करने के लिए इन्होंने रिसोर्सेज ख़त्म कर दिया। और दूसरा रीज़न क्या आता है दोस्तों, हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से चीज़ें आती थी, और उसी के साथ बर्मा से चीज़ें आती थी। इसका इंपोर्ट बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था दोस्तों, लड़ाई का टाइम चल रहा है, कोई भी इसमें हाथ डालने की कोशिश नहीं करता था। और उसी के साथ ही गवर्नमेंट से भी एक उस टाइम में कहते क्या है कि मिसमैनेजमेंट हुआ था, कि यार ठीक है इस टाइम रूल वगैरह पर नहीं ध्यान देते हैं, इस टाइम हम चीज़ों को अपने लड़ाई के ही बेहाफ पर सोचते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब इसी के बाद क्या होगा, अब इसी के बाद मैं थोड़ा सा और बातें करूंगा दोस्तों। तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से आई थी। अगर जैसे देखिए, हाँ, चीज़ें इस तरह से आई थी दोस्तों, 1942, 43, 44 तक की बातें हो गई। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे,
जो 1944 में हमारा एक जो मूवमेंट आया था, या फिर जिसको एक फॉर्मूला कहते हैं, जिसको सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से हम जानते हैं, ये 1944 में आया था। अब इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, ये मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक निर्णय लिया था टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दरारें आ रही थी किसी और के ही द्वारा। कहते हैं ना, एक रिलेशन में जब कोई तीसरा बंदा एंट्री करता है तो चीज़ें खराब करता है, और यहाँ पर रिलेशन मतलब एक हमारा मुस्लिम लीग है, एक कांग्रेस है, और बीच में हमारे ब्रिटिशर्स आए हैं। तो इस चीज़ों को ठीक करने के लिए ये सी गोपालाचार्य एक फॉर्मूला लेकर के आए थे 1944 में। और यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इनको मिला क्या कि ठीक है यार, तुम्हें जो करना है करो, अगर मुस्लिम लीग को अगर कंट्री बनाना है तो वो चलो ठीक है बना सकते हैं, और उनका अपना एक इंडिपेंडेंस की लड़ाई है वो कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ मुस्लिम लीग को क्या करना पड़ेगा, टू कोऑपरेट विथ कांग्रेस। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टू कोऑपरेट विथ कांग्रेस टू फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल। मतलब सेंट्रल में कांग्रेस को आप एक तरह से पावर में लेकर के आइए। कांग्रेस जो आपकी डिमांड है अलग कंपनी की, वो करेगा, 100% करेगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें आई। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, वो सीखने वाली क्या बात है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान का जो सेपरेशन है, द सेपरेशन ऑफ द पाकिस्तान वॉज एक्सेप्टेड फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री। और उसी के साथ ही मुस्लिम लीग ऑल्सो वॉन्टेड ओनली मुस्लिम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू वोट, और इट वॉज ऑल्सो इन द अपोजिशन ऑफ द कॉमन सेंट्रल। मतलब उस इलाके में भी, पाकिस्तान में भी हमारे कुछ गिने चुने ही लोग आएंगे, सारे मुस्लिम नहीं आ जाएंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। इसी के बाद ही हमारे सामने कुछ इस तरह से चीज़ें आई थी कि 1944, अब हम बातें करते हैं 1945 के बारे में। 1945 में हमारे सामने वेल्व प्लान के नाम से एक प्लान आया था, और स्पेलिंग है WAVELL, वेल्व प्लान के नाम से आया था, जिसको हम लोग शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, चीज़ें कुछ इस तरह से आई थी कि द ऑल मेंबर ऑफ द काउंसिल टू बी इंडियन एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। मतलब इस प्लान में इंडियन ही आएंगे, जो गवर्नर जनरल होगा वो नहीं, और जो कमांडर इन चीफ है वो नहीं। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या दोस्तों, रिकंस्ट्रक्ट, मतलब ये जो प्लान है, क्या ओरिजिनली देखा क्या जाता था, टू रिकंस्ट्रक्ट द, आप लोगों ने एक आइडिया सुना होगा इंटर्न गवर्नमेंट का, INTERIN, इंटर्न गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। इनको रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए अंडर द प्रोविंसेस ऑफ द GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ही तहत, जो कि 1935 का तहत हुआ करता था, उसमें ये इंटर्म गवर्नमेंट का जो रिकंस्ट्रक्शन की बातें की गई थी। अब हम उसको आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ ही इट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल असेंबली का इसमें कोई योगदान नहीं होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके स्टैंड की बातें करते हैं। कांग्रेस का कैसा स्टैंड था, मुस्लिम का क्या स्टैंड हुआ करता था। मुस्लिम लीग स्टैंड की बातें करें कि इनके द्वारा माना क्या गया दोस्तों कि इट फेल्ड इन द मीटिंग, मतलब इट फेल्ड इन द मीटिंग इन द मोहम्मद अली जिन्ना। इनकी एक डिमांड हुआ करती थी दोस्तों वेटो पावर की, इसको यहाँ पर फेल कर दिया गया था। वो वेटो पावर सुना है ना, कि अगर 4-5 मेंबर हैं, आप लोगों को पता, वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में मज़ा आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, तो उसमें कोई एक अगर मना कर दे तो पूरी चीज़ें मना हो जाती थी। तो इस तरह से आती हैं दोस्तों। तो वेटो पावर इनके द्वारा मना किया गया। ही वॉन्टेड ओनली मुस्लिम लीग टू चूज फॉर द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इनको एक जो डिमांड था वो मना कर दिया गया कि ये सिर्फ चाहते थे कि वोट भी मुस्लिम ही करेंगे और मुस्लिम ही रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ इन्होंने 1/3 की मांग की थी दोस्तों। मैंने आप लोगों को ये 1/3 का कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। उसी के साथ ही साथ हुआ था क्या, हमारे सामने कांग्रेस का स्टैंड दिखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के स्टैंड के बारे में मैं एक बार आप लोगों से बातें करूं तो चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं कि कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द प्लान एंड अटेम्प्ट टू रिड्यूस द कांग्रेस टू द स्टेटस ऑफ द प्योरली कास्ट ऑन द हिंदू पार्टी। इन्होंने चीज़ों को इस तरह से किया था कि जो प्लान चल रहा है या फिर जो आप कह सकते हैं हिंदू पार्टी की जो चीज़ें हैं वो उसमें रिडक्शन की मांग कर रहे थे। उसी के साथ ही साथ कह सकते हैं राइट टू इंक्लूड मेंबर्स ऑफ द ऑल द कम्युनिटी
along its nominee। इन लोगों ने जाति को ध्यान में ना रख करके ये कहा कि कमेटी में कोई भी जुड़ सकता है, उनके अपने अपने नॉमिनी भी होंगे। ये देखिए कितनी सही बातें होती हैं। इसी के बाद ही हुआ था क्या दोस्तों, मैं एक काम कराऊंगा, जितने भी आपके सुभाष चंद्र बोस हैं जो कि 1942 में काफ़ी बड़ा योगदान है, और जो कि आप वो जापान में गए थे, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया था, वो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। उसी के बाद ही हुआ था क्या दोस्तों, अभी मुझे ये चीज़ें थोड़ा सा और कंटिन्यू करवाने दीजिए। अब हुआ था क्या, 1945 में ही ये सारी चीज़ें देखते देखते हमारे सामने जनरल इलेक्शन हुआ था। जनरल इलेक्शन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, लेबर पार्टी मतलब कह सकते हैं वो उभर करके आई थी, और उस टाइम में जो आप न्यू सेक्रेटरी स्टेट बने थे फॉर इंडिया के, वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस, इनका नाम हुआ करता था, LAWRENCE, सर पैट्रिक लॉरेंस हुआ करते थे। इन्होंने चीज़ों की आगे मतलब आगे बढ़ाई थी। इन्होंने जनरल इलेक्शन की शुरुआत करी थी अंडर द लेबर पार्टी। क्लियर है दोस्तों। इसमें मेजर स्टेप क्या लिया गया था, वो कुछ इस तरह से लिया गया था, अनाउंसमेंट ऑफ द जनरल असेंबली फॉर द इंडिया आफ्टर 10 साल के बाद ये एक जो टाइम है वो सुनाई गई थी, और लास्ट जो हुआ था वो 1936 में हुआ था दोस्तों, और अभी मैं बातें कर रहा हूँ 1945 की, तो कुछ 10 साल के ही आसपास चीज़ें दर्शाई जा रही हैं। इसके बाद 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम सीट्स वर वॉन बाय द कांग्रेस। याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा जीता गया था जितने भी नॉन मुस्लिम सीट्स हुआ करते थे। मद्रास में इन मद्रास यूनाइटेड जैसे जो जगह है, मद्रास का टाइम हुआ करता था, बिहार का, उड़ीसा का, सेंट्रल प्रोविंसेस की बातें होती हैं, और मेजॉरिटी में चीज़ें इनके पक्ष में आई थी। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हुआ था क्या, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कि मुस्लिम सीट्स, आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग सिक्योर्ड ऑल द मुस्लिम सीट्स। मतलब मुस्लिम लीग ने क्या किया था, जितने वहाँ के इस्लाम लोगों के वोट हुआ करते थे उनको अपने अंतर्गत रखा था, और उन्होंने बंगाल में और सिंध में बहुमत जीती थी दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टी उभर रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो चीज़ें बटेंगी ही बटेंगी, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो सिग्निफिकेंस होता है कुछ इस तरह से होता है, ज़रा ध्यान दीजिए। मुस्लिम लीग स्टैब्लिश्ड अ डोमिनियंट मुस्लिम पार्टी, और उसी के साथ ही इलेक्शन में आने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम पार्टी का मतलब खोज किया, फाउंड किया, और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। उसी के साथ ही कह सकते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट का भी जो एक तब से चल रहा था इतिहास में, वो अब मंजूरी मिल गया कि चलो ठीक है सेपरेट ही चीज़ों को कराएंगे, लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइजी देंगे दोस्तों, सभी को वोट करने का अधिकार नहीं है, और कह सकते हैं 10% से, मतलब 10% जो पीपल हैं वही सिर्फ वोट कर सकते हैं, बाकी जो वोट हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं। और इवन जो सेंट्रल असेंबली में जो लोग हैं उनमें भी एक तरह से 1% की चीज़ें ही आगे दर्शा रहे हैं। तो ये लोगों का भी जो एक वोटिंग का सिस्टम है दोस्तों, कुछ इस तरह से ही हमारे सामने आ रही है। अब हुआ था क्या, कुछ इस तरह से दोस्तों आ रही हैं। 1945 की बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब 1946 में हमारे पास रिन म्यूनिटी हुआ था, यानी रिन म्यूटिनी हुआ था। कुछ चीज़ें इस तरह से आई हैं। अब इसमें हुआ था क्या कि ये बेसिकली एक कह सकते हैं कि जो पुअर जो पीपल है या फिर स्टेटस है, सोसाइटी है, उनको चीज़ें बताने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। ड्यू टू द पुअर पे फूड एंड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अ म्यूटिनी अंडर द रेटिंग HMIS तलवार, ये एक नाम है, HMIS तलवार ने इसकी शुरुआत कराई थी दोस्तों, और ये लोगों का एक डोमिनियन स्टेटस दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इसको आगे बढ़ाया था। इसी के बाद ही फ्लैग्स ऑफ द, ये कुछ इस तरह से इम्पोर्टेंस है इसका, कि जो कांग्रेस का फ्लैग है, जो मुस्लिम लीग का फ्लैग है, और कह सकते हैं कि जो रेड फ्लैग है वो पहली बार वहाँ पर होस्ट किया गया था। क्लियर है। और लास्ट में आकर के ये इट वाज एंडेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। तो चीज़ें इस तरह से दोस्तों आ रही हैं। इनका जो सिग्निफिकेंस हुआ करता था इस मोमेंट का कुछ इस तरह से दर्शाया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन वाज सेंट ऑन 19 फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन आएगा और इंडिया को उसकी आज़ादी मिलेगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन के प्लान को कल समझेंगे, और उसी के साथ ही साथ जो सुभाष चंद्र बोस का जो इम्पोर्टेंस है 1942 से लेकर के, वो भी कल बताऊंगा। कल की क्लास मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की आखिरी क्लास होगी, और जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, कल संडे का दिन है और चीज़ें मतलब छुट्टी का दिन है, तो काफ़ी लंबी क्लास भी चल सकती है, उसके लिए तैयार रहिएगा। और जो इलेक्शन हुए थे, जो भी सारी चीज़ें चली थी 1947 तक, ये मैं बता करके जाऊँगा। तो कोई सा भी डाउट है तो ज़रा एक बार बताइए।